नमस्कार दोस्तों, आज अपन व्यंजन का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। व्यंजन के पार्ट नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे व्यंजन के प्रयत्न विधि के आधार पर प्रकार। इसमें अपन पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आने की संभावना बनती है। प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का प्रकार मतलब ये प्रयत्न विधि क्या है। जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उसको उच्चारण करते समय अपने मुख के अंगों को एक प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास को ही प्रयत्न विधि कहते हैं। यानी ये क्या है, प्रयत्न क्या है? प्रयत्न एक प्रकार का मुख के अंगों का प्रयास है। मुख के अंगों का क्या है? प्रयास है। इस मुख के अंगों के द्वारा किए गए प्रयास को ही प्रयत्न विधि कहते हैं। इस प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से भागों में? 3 में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। नंबर 2, प्राणवायु या श्वास के आधार पर। नंबर 3, उच्चारण के आधार पर। ये 3 प्रकार के व्यंजनों में विभाजन किया गया है प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का। इसमें तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अपन इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे। यानी मुश्किल से किताब में आप पढ़ोगे तो लगभग एक पेज के एक ये बिंदु हैं, अपन 3 या 4 लाइनों में इसको समझ जाएंगे। जैसे कंपन के आधार पर अपन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तो कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, श्वास वायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, और उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के होंगे। ये यहाँ भी 2 प्रकार के होंगे। प्रकार पर नीचे लिख देते हैं। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर था। इसके प्रकार हैं वो, या उपभेद कहें अपन, ये भी 2 रहेंगे। इसके उपभेद भी 2 रहेंगे, और इसके उपभेद हैं वो 8 रहेंगे, है ना। तो कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन का मतलब जब अपन इसको बोलते हैं तो एक कंपन होता है, यानी आवाज आती है, नाद आता है, नाद यानी घोष, उसको क्या कहेंगे अपन? कंपन कहेंगे। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष व्यंजन, और दूसरा होता है घोष व्यंजन। घोष को सघोष भी कहते हैं, सघोष व्यंजन। ये लो, यहाँ से इसका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करना कुछ भी नहीं याद आपको, बस अघोष कौन सा है, घोष कौन सा है, ये याद करना आपको। अघोष व्यंजन कौन सा है और घोष व्यंजन कौन सा है। याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। अघोष और घोष व्यंजन याद करने का सरल सा तरीका है। जैसे अपन लिखते हैं, पहली लाइन ये देखेंगे अपन, जैसे
कै, खै, गै, घै और अंगै। ये जैसे जैसे लिखेंगे अपन तो इसको यूं विभाजन कर दो। लास्ट वाले 3 हैं ये तो हो जाएंगे घोष व्यंजन, और पहला और दूसरा ही हो जाएगा अघोष व्यंजन, है ना। अब अपन मान लेते हैं कि इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, इसको 4 और इसको 5। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं कि पहला और दूसरा है वो अघोष व्यंजन होते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा वो घोष व्यंजन होते हैं। यानी अघोष व्यंजन प्रारंभ के प्रथम और द्वितीय व्यंजन होते हैं, और घोष व्यंजन होते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो अपन ऐसे ही करेंगे सभी वर्गों के। जैसे कै, ये हो गया कै, चै, टै, तै और पै, तो इसके भी ये हो जाएंगे। और ये इस प्रकार से यहाँ तक कुल व्यंजन कितने हो गए, ये दोनों तरफ से गिनने पड़ेंगे। 2 हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, ये तो हो गए 10 और ये हो गए 15। अब बच गई ये रलवै और सह की लाइन। ये दिक्कत करती है गुरुजी। चलो ये तो याद हो गए कि फर्स्ट वाले पहला और दूसरा है वो तो अघोष कर देंगे, और तीसरा, चौथा, पांचवा वो घोष कर देंगे। अब अपनी लाइन बच गई ये रलवै और सह। किसको कौन सी लाइन दें? तो अपन इसको देंगे कि गुरुजी एक तो ये रलवै की लाइन बच गई, एक सह की लाइन बच गई। किसको क्या दें? तो एक आड़ू लॉजिक अपना देखो, जिसमें सह की ज़्यादा भरमार है, एक बार सह यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, और यहाँ देखो एक ही बार से आया है ना। तो जिसमें ज़्यादा सह है उसको सह वाली लाइन नहीं देंगे। तो इसमें एक ही सह आया है तो अपन सह वाली लाइन है वो इसको दे देंगे। तो यहाँ आ गई सह, लेकिन है नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। ये टोटल हो गए 3 वर्ण। बच गया ये रलवै, तो इसको दे देंगे ये र, ल और वै, और एक हो गया है, ये हो गए 5, ये हो गए। अब बच गए सवर सभी। सवर यानी सवर किसको दें गुरुजी? इसको दें या इसको दें? यानी जहां बहुमत ज़्यादा उसको दे दो, कि ज़्यादा संख्या ये है तो इसको दे दो। सभी सवर मतलब 11 सवर हो गए। एलो बताओ। एक छोटे से डायग्राम में अपने अघोष और घोष कंप्लीट हो गए हैं। अब ये देखो, कई बार इनकी संख्या पूछ लेते हैं कि घोष व्यंजनों की संख्या क्या होती, कितनी होती है? तो 15 और 5 20, 30 31, ये हो गए 31, और ये 10 और 3 13 है। एलो, ये आपका घोष अघोष कंप्लीट हो गया। अघोष व्यंजन में पांचों वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आ जाएंगे। घोष में पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन आ जाएंगे। अब बचेगी ये रलवै सह है, तो जहां सह ज्यादा हैं उसको सह वाली लाइन मत दो, तो सह इधर दे दिए 3, और ये रलवै है वो यहां दे दिया, ठीक है। और सभी सवर हैं वो जहां बहुमत ज्यादा उसको दे दीजिए। तो ये आपके हो गए घोष और अघोष व्यंजन तैयार। 2 नंबर में आते हैं अपन। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इधर लिखेंगे तो ये इसके बीच में आएंगे, इसको मिटाएंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, साथ साथ लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना, है ना। बिल्कुल ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ।
यहाँ आते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के वर्णों के उपभेद। प्राणवायु में कौन से होंगे? प्राणवायु में अल्प प्राण और महाप्राण, है ना, अल्प प्राण और महाप्राण। एक तो होगा इसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा होगा इसमें महाप्राण। एलो कर दो डिवाइडेशन इसका भी, अल्प प्राण महाप्राण का भी। अल्प प्राण में किसको लें, महाप्राण में किसको लें? वही बात, अल्प प्राण में देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो अल्प मात्रा में निकलती है, यानी कम निकलती है, इसलिए उसको अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में क्या होता है, वायु ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में देखो टाबरो, अपन ने बचपन में खरगोश बनाया था क्या? ये देखो ये खरगोश बन गया, है ना, गुरुजी बना देवा लो खरगोश। ना ऐसे खरगोश नहीं, ये खरगोश नहीं बना भाई, ऐसे, यानी पहली अंगुली दूसरी छोड़ दो, तीसरी अंगुली, चौथी छोड़ दो, पांचवा अंगूठा, यूं करके करना है। यानी जब जब भी आप खरगोश देखो तो आपको अल्प प्राण महाप्राण याद आने चाहिए। पढ़ाई ऐसी करो कि जब किताब सामने हो तो याद आए, ऐसा नहीं। पढ़ाई को इस हिसाब से जोड़ो, अपने दैनिक जीवन से, अपने वातावरण से ऐसे जोड़ो कि जब जब भी आप जैसे बाहर खेत में गए तो भी आपको आपकी बुक से याद आनी चाहिए, कोई ना कोई बिंदु याद आना चाहिए। खेतों में घूमने गए जी, खरगोश दिख गया तो ओहो खरगोश कैसे बनाया था गुरुजी ने खरगोश, ये है क्या, ये जो नीचे पड़े हैं ये अल्प प्राण है और खड़े हैं वो महाप्राण है। बस ये आपके अल्प प्राण महाप्राण याद हो गए आपको। भाई अल्प प्राण कम प्राण होंगे वो झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे झुकेंगे। महाप्राण होंगे वो सीना तान के खड़े रहेंगे, है ना, ऐसे। तो ये महाप्राण है। महाप्राण में कौन से देखो, दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण में, और खड़े हैं वो महाप्राण में। कहने का मतलब ये है 1 3 5 और 2 और 4 ये आपके अल्प प्राण महाप्राण में। सभी वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण हैं वो अल्प प्राण में जाएंगे, और दूसरा और चौथा है वो महाप्राण में जाएंगे। अब ये तो हो गए यहाँ क्लियर, सभी वर्गों के जाएंगे तो ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए टोटल 15 है, कोई 5 वर्ग होते हैं, और ये हो गए टोटल 10। एलो अब बच गया ये अलावा और सस है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, ये अलावा इसको दे दो, सस है इसको दे दो, सीधी सी बात है। ये ल व ये कितने हैं 4, और स और है ये कितने हैं 4, इसको दे दो बस। अब बच गए सवर तो वही, सवर तो आजकल के वोटर हैं कि जहां बहुमत दिखा, जो नेता जीता, वोट किसको दिया रे, जीते उसी को, किसको दिया पहले नहीं बताएंगे यार, दे देंगे फिर जो जीतता उसको हमने वोट उसी को दिया। तो ये सवर है ना, ये आजकल के वोटर जैसे ही है, जो जीतता है उसी को वोट दिया उसने। तो ये देखो बहुमत ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ दे दो आप। तो यहाँ क्या आ जाएंगे सभी सवर। तो सवर कितने होते हैं 11। एलो टाबरो, यहाँ भी प्राणवायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर कंप्लीट हो गए हैं। कितने हो गए देखो 15 4 19 20 और 30, यहाँ हो गए 30 और यहाँ हो गए 14। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या है संख्या पूछ लेते हैं कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। महाप्राण वर्णों की संख्या, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 30 है। साथ साथ में गिनते जाएंगे, एक बार रिपीट कीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 और 4। अल्प प्राण में ये लव है, महाप्राण में सस है। ये हो गए 14 है, और यहाँ सभी सवर दे देंगे। इस प्रकार से ये हो गए 30। तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण छोटे से एक ट्रिक्स में आपके
आ गए हैं। अब बचे अपने उच्चारण के आधार पर उपभेद। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी सुंदर सा फोटो खींच लीजिए, क्योंकि उसको अपन एक बड़े लेवल पे करेंगे, पूरा बोर्ड काम में लेंगे। इसके लिए खींच लिया होगा, फोटो खींचने में तो आजकल के बच्चे बहुत माहिर हैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। अब अपना एक बिंदु बच गया है उच्चारण के आधार पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहां से प्रश्न टच करते हैं, पटवारी में 2 से 3 बार हो गया। यहां से देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, इसमें क, ख, ग, घ और अंग है। इसी प्रकार से इसके सारे वर्ग च, ट, त और प, है ना, इसके सारे व्यंजन आ जाएंगे। ये कुल मिला के सभी कितने बनते हैं? 25। 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, क, च, ट, त, प, 25 व्यंजन हैं, वो स्पर्श व्यंजन माने जाएंगे। ऑप्शन में देखना, 25 आए तो 25 करना है, 25 नहीं आएंगे तो आपको 20 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अंग, यण, न, मैं को अपन क्या मानते हैं? नासिक के व्यंजन मानते हैं। तो ऑप्शन में दोनों देंगे नहीं, दोनों देते ही प्रश्न आउट, यहाँ से डिलीट मारा जाएगा। एक ही ऑप्शन देंगे, 25 देंगे या फिर 20 का देंगे। ठीक है, ये तो हो गई स्पर्श व्यंजन। अब ये जो लाइन है च वाली, इसको एक स्पेशल अलग से नाम दिया गया है, फिर इसको देखना पड़ेगा। च, छ, ज, झ और ये, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, इसको अलग से नाम दे दिया गया। ये स्पर्श संघर्षी भी है और ये स्पर्श में भी आएगा और स्पर्श संघर्षी भी। यूं पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो इनमें से कोई भी आ जाएगा, कैसे लेकर के मैं तक। यूं पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो आपको च, छ, ज, झ ये में से ही दे के आना है, बाकी किसी में नहीं। केवल स्पर्श व्यंजन देख करके ही उत्तर मत दे देना। स्पर्श में तो कैसे यहाँ तक सारे आ जाएंगे, लेकिन स्पर्श संघर्षी लगा दिया जाए तो आपको च, छ, ज, झ ये इतने ही करके आने, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब आता है इसके बाद में स और है। गुरुजी यर अलावा रह गयो? हाँ, यर अलावा रह गयो भाई, बाद में देखा, अगर बाद में, क्योंकि वो एक एक अक्षर को अलग अलग नाम दे रहे हैं, इसलिए पहले इसको देख लेते हैं अपन। इसका नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब लाओ आपके यर अलावा को। यर अलावा की जो लाइन है उसमें ये और वह, है ना, इसको तो बोलते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर, ये अर्धस्वर के नाम से प्रसिद्ध है, ये और वह, यानी व्यंजन भी नहीं है और ये स्वर भी नहीं है, पूरे अर्धस्वर के नाम से इनको जाना जाता है। अब आपका बच गया र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। र है ना, र को प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन माना जाता है। प्रकंपित व्यंजन,
दूसरे इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन। ये बहुत बार पूछा गया है र के बारे में। र प्रकंपित व्यंजन है और इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित क्यों कहते हैं? देखो अपन बोलते हैं ना र तो अपनी जीभ फटाफट यूं कंपन करती है, ऊपर नीचे फटाफट करती है, इसलिए ये प्रकंपित व्यंजन है ना। जैसे र यूं यूं, जैसे अपन कोई टिल्ले से ऊंची जगह से लुढ़कते हैं तो फटाफट यूं, तो ये अपना यूं क्या है, एक लुढ़कता हुआ सा लगता है, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अब आ गया है ये ल रह गया है ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। ल को पार्श्विक व्यंजन, ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? देखो अपन जैसे ही बोलते हैं कि ल तो ल बोलते हैं, जीभ ऊपर जाके ल दांतों से ऊपर है ना, मूर्धा के स्थान पे वो चिपक जाती है और अपने बगल से यानी पार्श्व साइड वाली भाग होती है ना, इसको पार्श्व बोलते हैं। तो ल बोलते हैं तो जीभ के दोनों साइडों से हवा निकल जाती है, दोनों साइडों से मतलब पार्श्व से, पार्श्व भाग से, इसलिए इसका नाम क्या है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। र इसको प्रकंपित और लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने नॉर्मली हैं, इनके वर्गीकरण हो गए हैं। ये हो गए अपने नॉर्मली उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब इसमें अपन ने चर्चा की थी कि ये देखो 25 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ज़्यादातर ये फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड चांस ये आते हैं, है ना, स्पर्श व्यंजनों के। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 5 5 25 करके आते हैं और होते भी यही हैं। बाय द वे मान लो 25 का ऑप्शन ही गायब कर दिया उसने, तो अपने को क्या करना है, 20 सही करना है, क्योंकि ये जो है अपना लास्ट वाला भाग है अंग य इसको अलग से एक नाम दिया गया है। जैसे इसका ऑप्शन कैसे आएगा कि स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, यूं आ जाएगा। तो ए में 10, बी में 15, सी में 25, डी में 30, ये आए तब तो अपने को क्या करना है, 25 ही करना है। और ऑप्शन में ये आ जाए 10, 15, 20 और 30। अब क्या करके आएंगे, 25 तो है ही नहीं, है ना, तो अपन क्या करके आएंगे, 20 करके आएंगे। ये ऑप्शन देख लेना, है ना। तो इस प्रकार से जब हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं तो ये क्या हो गए, देखो अपने पूरे, ये तो एक प्रकार का 2 3 4 5 6, 2 बच गए, 6 हो गए। 7 नंबर का क्या करेंगे अपन, 7 में ले लो नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन में क्या जाएंगे, अंग ये हण न और मैं, अंग यण मैं। और 8वां रह गया एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है, उत्सिक्त व्यंजन। कौन सा, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन भी इसको बोला जाता है। और एक नाम और इसका द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन ये है। हैं कौन से गुरुजी,
नाम तो 3 बता दिए, लेकिन कौन से हैं आप बताओ। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन कौन से हैं? आ तो गए सारे, बचा ही नहीं कोई, फिर भी बचे हुए हैं। देखो कै च ट त प आ गई है गुरुजी, ये र लव भी आ गया, स भी आ गया, अक्षय ये बच गए, वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? 2 ही व्यंजन आते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं, एक तो ड और एक ढ। गुरुजी आ गया उरे, दोबारा कहाँ बताओ हो, ट ठ ड ढ, नहीं भाई नहीं, वो ड ढ आते हैं। देखो अंतर क्या है इसमें, ये अंतर है, देखो ध्यान से, इसके नीचे बिंदु नहीं लगी है ना, बिंदु, बिंदु को हिंदी में क्या कहते हैं? ये जो नीचे बिंदु लग गई ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? है, इसको हिंदी में कहते हैं नुक्ता। देखो अंतर क्या है, यदि किसी शब्द के ये यहां लग गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नुक्ता, है ना। और ऊपर लग गई, यदि इसके जैसे कोई और अक्षर है, जैसे अंग, ये लग गई, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। बस ये अंतर है, ऊपर लग गई तो अनुस्वार और नीचे लग गई तो नुक्ता, है ना। तो इनके नीचे देखो, दोनों के नीचे क्या है? नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता। इसको बोलने का भी अंतर है, उच्चारण करने में भी बहुत अंतर आता है। देखो ट ठ ड ढ, ड ढ ड ढ, इसको ड और ढ, ड और ढ, मतलब जोर से एकदम यूं झटके के साथ बोलना पड़ता है इसको। अरे वो नहीं है क्या? उत्सिक्त और ताड़नजात, ताड़नजात का मतलब क्या होता है? ताड़ना यानी पीटना, पीटना, है ना, मारना। एक अपने बुरा नहीं माने कोई, मेरी माताएं बहन कोई सुन रहे हैं, लेडीज डिपार्टमेंट यदि यहाँ पर कोई सुन रहा है तो आप बुरा मत मानना। अपने बड़े बुजुर्ग यूं कहते हैं कि एक कहावत है वो यूं, ढोल गंवार पशु अरु नारी, ढोल गंवार पशु अरु नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी। यानी इन चारों को तो, ताड़न जात का मतलब क्या? ताड़ना मतलब ठोकना, मारना, पीटना। ये 4 ऐसे होते हैं, इनको ठोकने, मारने, पीटने के बिना काम करते ही नहीं हैं, है ना। ढोल गंवार पशु अरु नारी, अरे लुगाई, लुगाई, लुगाई को ठोक के बिना काम कौन करेगा, है ना। हाँ अच्छा गुरुजी, जल्दी काम कौन करेगी? माली लुगाई, आज ही ले जाए के डोरा बना दूंगा, हैं। अरे भाई आमद कर दिए, बड़ी मुश्किलों आई है, एक आई अब भाग जाएगी, बस हांडिए चाहिए, है ना। अरे ताड़न जा, ठोकना, मारना, है ना। वो बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, ऐसा नहीं है, इसका मतलब मारने का मतलब होता है आदेश देना। रियली में मारने का मतलब क्या होता है? आदेश देना। आदेश मतलब काम करवाना उसको। जैसे मान लीजिए ढोल, ढोल को जब तक आप डंडे से आदेश नहीं दोगे तो अपना काम नहीं करेगा, वो बजेगा ही नहीं। ढोल रख दो और कहे बज भाई, बज बज, कैसे बजेगा? वो नहीं बजेगा। ढोल को जैसे ही हम हाथों से थाप मारेंगे, मतलब प्यार से मारने का मतलब ये नहीं कि एक बड़ा सा डंडा लाया, दिया खींच के, है चाकू लेके चाकू से मार दो ना फिर बजाओ ढोल को, बजता है नहीं। चाकू से उसको आदेश नहीं मिलेगा, प्यार से उसकी एक डंडी होती है अलग से, उसको पीटेंगे। गंवार, गंवार का मतलब नासमझ व्यक्ति होता है। अपने घर में भी कुछ होते हैं ऐसे बच्चे, कोई आदमी होते हैं जो कम बुद्धि के होते हैं, तो अपन उसको क्या थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देते हैं कि ले ऐसा काम कर, तो वो कर लेता है, आदेश, है ना। ढोल गंवार पशु, अरे पशु को पशु भी समझाने से समझ जाते हैं, है ना। पशुओं को हम हल्का सा आदेश देते हैं तो वो करते हैं। जैसे कैसे गुरुजी पशु कौन सा आदेश मानते हैं? अरे मानते हैं, उनको समझाना पड़ता है। ऊंट से जब हम हल जोतते हैं तो उसको जो भी आदेश देते हैं, रस्सी इधर डालते हैं तो वो इधर चलता है, इधर डालते हैं इधर चलता है, और उसको टिचकारी मारते हैं यूं तो वो तेज चलता है, यूं करते रुक जाता है। बताओ आदेश माना कि नहीं माना? उसने माना। और नारी, है ना, नारी भी है ना,
हल्का सा इसको बस इंडिकेट कर दो और प्रेम से समझा दो, ये आपको 2 गुना नहीं 4 गुना काम करके देगी। बस यही है, बाकी ठोकने वाला काम कर मत देना भाई, है ना। तो ये जो ढ और ढ है ये इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उत्सर्जित व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन में कौन आएंगे? ड और ढ इसके अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से आज अपने वर्णों का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ इसके अंदर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और एग्जाम के अंदर श्योर निश्चित रूप से आपके यहाँ से आपका प्रश्न है वो टच हो जाएगा। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी ने वीडियो का ही आनंद उठाया है तो सब्सक्राइब करने का भी थोड़ा कष्ट कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।